हेलो एंड वेलकम टू एड्यूटेक। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। दोस्तों आज की तारीख है 20 फरवरी और हम आज के जो टॉप एमसीक्यूज है, टॉप जो न्यूज़ है उसको दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, रेलवे या अन्य कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो आप सही प्लेटफॉर्म पे हो। यहाँ पे जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड सारी जो चीज़ें हैं हम एक प्लेटफॉर्म पे आपको प्रोवाइड कराते हैं दोस्तों। तो डेली करंट अफेयर्स का जो सेशन है डेली हमारे चैनल पे सुबह 5 बजे लाइव हो जाता है दोस्तों। आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। चलिए शुरू करते हैं। 20 फरवरी 2025 के जो टॉप न्यूज़ है उनमें से पहली जो न्यूज़ है दोस्तों, यहाँ से हम एमसीक्यूज पैटर्न में इसको एनालिसिस करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज द नेम ऑफ आरबीआई लॉन्च्ड न्यू मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो आपके ऑप्शंस रहे आरबीआई डेटा, उद्गम, मित्र, दिशा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे सही उत्तर देना है और इसका सही उत्तर है दोस्तों आरबीआई डेटा। तो चलिए देखते हैं आरबीआई डेटा नामक जो ऐप है वो कार्य क्या करता है, व्हाट इज द वर्क ऑफ आरबीआई डेटा। तो देखिए यहाँ पे आरबीआई ने इकोनॉमिक डेटा को मैनेजमेंट करने के लिए ये जो आरबीआई डेटा यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो ये जो है गवर्नर है, आपको इनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, अब ये जो ऐप है दोस्तों ये यहाँ पे आम जो जनता है भारत देश की उनके लिए ये यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ठीक है, कोई भी यहाँ पे यूज कर सकता है। ठीक है, ये बिजनेसेस हो गया, ऑनलाइन ऑफलाइन, हमको कैसे जीडीपी देखना है, इन्फ्लेशन क्या चीज होती है, बैंकिंग ट्रेंड्स क्या होते हैं, ऐसे सारी चीजें हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आरबीआई डेटा ये चीज यहाँ पे हमको याद रखने की जरूरत। ठीक है, आरबीआई डेटा विच विल प्रोवाइड एक्सेस टू मोर देन 11, यहाँ पे मोर देन 11,000 डिफरेंट सीरीज ऑफ इकोनॉमिकल डेटा। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक्स का डेटा होता है 11,000 तरीके के जो डेटा है उन्हें हम यहाँ पे अपने इंडियन इकोनॉमी के लिए कंपेयर कर सकते हैं। अगर कोई चीज हमें समझना है कि जीडीपी क्या होती है, क्या इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, ठीक है, तो ये सब हम उस ऐप के द्वारा यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये दिस मोबाइल ऐप ऑफर्स माइक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज रिलेटिंग द इंडियन इकोनॉमी इन यूजर फ्रेंडली एंड विजुअली एंगेजिंग फॉर्मेट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेवा हमको प्रदान कर रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, देन उन्होंने आगे बोला है कि यूजर विल बी एबल टू व्यू टाइम सीरीज डेटा। ठीक है, तो समय समय पे जो भी यहाँ पे डेटा है उनको ग्राफ्स के माध्यम से, चार्ट्स के माध्यम से हम डाउनलोड कर सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें कहीं पैसा लगाना है या कोई रिस्क है उस सेक्टर में। ठीक है, दिस विल ऑल्सो बी डील details such as data source, unit measurement, frequently and recent updates। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उन्होंने एक और चीज की, फर्दर द एप्स बैंक आउटलेट सेक्शन में जो एक यहाँ पे हमारी इन्होंने मदद की है कि ऐप हम खोलेंगे और बैंक आउटलेट करके एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पे हम बैंकिंग फैसिलिटीज हमारे घर के या हम जहाँ पे है वहां से 20 किलोमीटर दूर अगर हमको बैंक लोकेशन देखना है या फैसिलिटीज हमको देखना है तो बैंक फैसिलिटीज भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई कौन सा बैंक हमारे घर के नजदीक है, ये सब चीजें। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण एक बात वहां पे इन्होंने कही है, दे कैन ऑल्सो, हम आम नागरिक है जो इसके यूजर्स है, दे कैन ऑल्सो एसेस डेटा अबाउट सार्क कंट्रीज। ठीक है, तो सार्क जो कंट्रीज है उसके रिलेटेड हम जो डेटा है दोस्तों वो भी देख सकते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी चीजें है सार्क कंट्रीज की। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको पता होना जरूरी है इसके बारे में। ठीक है, अब सार्क कंट्रीज की हम बात करें तो यहाँ पे कुल 8 मेंबर्स है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ठीक है, तो ये जो 8 कंट्रीज है यहाँ पे ये मेंबर है, तो ये हमें याद रखने की जरूरत है। ठीक है, मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ कौन से कंट्रीज यहाँ पे इसके मेंबर है दोस्तों। यहाँ पे अफगानिस्तान हो गया, उसके बाद बांग्लादेश हो गया, फिर भूटान हो गया, फिर इंडिया हो गया, फिर नेपाल हो गया, देन मालदीव्स हो गया, देन पाकिस्तान हो गया, देन श्रीलंका हो गया। ठीक है, तो ये कंट्रीज सार्क के मेंबर्स है। ओके, चलो देन हम आगे देखते हैं दोस्तों। रिसेंटली एक नई अपॉइंटमेंट आई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो भारत निर्वाचन आयोग जिसे हमारे भारत देश में इलेक्शंस कंडक्ट कराने की बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी दी जाती है, उनके अभी यहाँ पे न्यू
जो इलेक्शन कमिश्नर है वो अपॉइंटमेंट हुए। तो आपके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार है, शिव कुमार सेन, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार और राजीव कुमार। तो इनका जो सही उत्तर है इस प्रश्न का है ज्ञानेश कुमार। ठीक है, ये अभी के रिसेंटली अपॉइंटेड है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो देखिए यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया भी अपॉइंटमेंट होते एंड एक होते इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो दोनों देखते हैं कि अभी किसको इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो आपको पता ही है कि ज्ञानेश कुमार बने हैं। इन्होंने किनको रिप्लेस किया है ये भी देखते हैं, लेकिन भारत के सबसे पहले जो इलेक्शन कमिश्नर थे वो थे शिव कुमार सेन। तो ये शिव कुमार सेन आपको याद रखना है कि भारत देश के सबसे पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो यहाँ पे रह चुके। चलिए देखते हैं थोड़ी सी ब्रीफ में इनकी हिस्ट्री। देखिए मैंने यहाँ पे बोला है कि ज्ञानेश कुमार जो बने हैं वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, लेकिन दूसरा नाम भी हमें याद रखना है कि विवेक जोशी। ठीक है, विवेक जोशी ने इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ज्वाइन किया है। जैसे हम बोलते हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर है फिर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, तो उस प्रकार से यहाँ पे चीजें घटित हुई है। चलिए हम बात करते हैं कि ज्ञानेश कुमार जी ने, जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उन्होंने 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के तौर पे ऑफिस संभाला है। जिन्होंने रिप्लेस किया है जो पहले के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, वो है राजीव कुमार। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होते हैं उन्हें अपॉइंट कौन करता है, तो उन्हें अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उन्हें यहाँ पे अपॉइंटमेंट जो देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, दे हैव टेन्योर ऑफ 6 ईयर, 6 साल का उनका कार्यकाल रहता है, या फिर उनकी आयु अगर 65 साल के हो जाए तो उनको रिटायरमेंट लेना पड़ता है। दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया लागू होता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों। अभी भी एक यहाँ पे न्यूज आई है करंट कि इलेक्शन तो हो गए थे लेकिन यहाँ पे सीएम का चेहरा वो डिक्लेयर नहीं कर पा रही थी बीजेपी, लेकिन दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के तौर पे अभी यहाँ पे डिक्लेरेशन हो गया। ठीक है, तो कोई महिला ही बनी है, यहाँ पे वुमेन्स को ही प्रेफरेंस दिया गया है एज अ चीफ सीएम ऑफ दिल्ली। तो देखिए अभी दिल्ली के इतिहास में आज तक 3 ही वुमेन कैंडिडेट जो है वो चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली बने थे, लेकिन इस बार के इलेक्शन में 2025 के इलेक्शन में किसी वुमेन कैंडिडेट को यहाँ पे मौका दिया गया है, जो कि यहाँ पे आपके ऑप्शंस है वुमेन मनोज तिवारी नहीं है, अरविंद केजरीवाल नहीं है, रेखा गुप्ता एंड आतिशी मारलेना। तो जो यहाँ पे अभी नए अपॉइंटमेंट हुए हैं उनका नाम है रेखा गुप्ता। ठीक है, तो रेखा गुप्ता एंड प्रवेश वर्मा डेप्यूटी सीएम रहेंगे, और रेखा गुप्ता जो है, जहाँ ये फोटो में आप इनके फोटो देख सकते हो दोस्तों, तो जो रेखा गुप्ता मैम है वो आज से दिल्ली के चीफ मिनिस्टर यहाँ पे होने वाले। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते कि कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये बिलोंग करते हैं। तो रेखा गुप्ता जो है उनको दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है। ठीक है, बीजेपी ने यहाँ पे कम बैक किया है, 27 ईयर्स के बाद इलेक्शन वो जीते हैं भारी बहुमत से। तो रेखा गुप्ता जो है वो फर्स्ट टाइम एमएलए है, और उन्होंने शालीमार बाग कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन जीता है। ठीक है, अभी दिल्ली के इतिहास में अभी तक केवल 4 ही महिला है जिनको चीफ मिनिस्टर का पद यहाँ पे संभालने को मिला है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का। पहले है हमारे सुषमा स्वराज जी। ठीक है, देन शीला दीक्षित जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे, सुषमा स्वराज जी बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते थे, आतिशी मारलेना आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी को जब जेल हो गई थी उनके बाद यहाँ पे वुमेन कैंडिडेट को मौका दिया गया था, आतिशी मारलेना, एंड रेखा गुप्ता जो अभी करंट यहाँ पे बीजेपी पार्टी से कैंडिडेट इलेक्शन जीत के उन्होंने यहाँ पे दिल्ली की चीफ मिनिस्टर का पद संभाला है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक बहुत करंट न्यूज आ रही है गूगल के बारे में। गूगल, व्हाट इज द नेम ऑफ गूगल लार्जेस्ट कैंपस इन इंडिया? तो भारत देश में सबसे बड़ा ऑफिस गूगल ने अपना किस नाम से ओपन किया है और कौन से शहर में? ठीक है, ऑब्वियसली आईटी हब किसे कहते हैं वो आपको पता है, नहीं भी पता होगा तो हम आगे देखने वाले। चलिए देखते हैं उसका नाम क्या है। हमारे सामने ऑप्शन है वृक्ष, सक्षम, अनंत, गूगल भवन। तो इसका सही जवाब होने वाला है दोस्तों अनंत। ठीक है, अनंत का मतलब होता है संस्कृत में इनफाइनाइट। ठीक है, जिसका कोई लिमिट नहीं है, इट्स अ लिमिटलेस। तो गूगल ने यहाँ पे जो अपना लार्जेस्ट कंट्री का कैंपस है, ऑफिस है, वो यहाँ पे ओपन करने की
यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, संस्कृत में वर्ड है इनफाइनाइट, मतलब अनंत होता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, अनंत इज नॉट जस्ट अ वर्क प्लेस। तो यहाँ पे एक फ्रेंडली कल्चर प्रोवाइड करवाना चाहते हैं अपने एम्प्लॉयज को, जहाँ पे आईटी सेक्टर में हम देखते हैं कि वर्कलोड बहुत होता है, बहुत यहाँ पे बर्डन्स होते हैं काम के। ठीक है, तो उतनी एफिशिएंटली हम यहाँ पे वर्क नहीं कर पाते। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये आप देख सक रहे हो कि गूगल ने अपना यहाँ पे लार्जेस्ट कैंपस कंट्री में ओपन कर दिया है। वर्क प्लेस ऐसा हो जहाँ पे इनोवेशन, कोलैबोरेशन, सस्टेनेबिलिटी ऐसे आइडियाज पे काम होने वाला है। और ये लोकेटेड का है दोस्तों, तो ये लोकेटेड है महादेवपुरा, बेंगलुरु। ठीक है, तो ये जो लोकेशन है इसकी, ये पूछ सकते एग्जाम में कि बेंगलोर में कहाँ पे अनंत लोकेटेड है, तो वो है बेंगलुरु के महादेवपुरा में। ठीक है, दिस कैंपस इज अमंग गूगल लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो अभी तक गूगल के जितनी भी ऑल अक्रॉस द ग्लोब कैंपस है, उसमें सबसे बड़ा जो कैंपस है वो होने वाला है महादेवपुरा के बेंगलुरु में। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे फैसिलिटीज बहुत सारे देने वाले हैं वो, कि एम्प्लॉयज के लिए जिम्स वहाँ पे फैसिलिटी होंगी, डे केयर फैसिलिटी होंगी, ताकि सपोर्टिंग वर्किंग पेरेंट्स के लिए, कोई अगर पेरेंट है तो उनके लिए स्पेशली कुछ यहाँ पे वो प्रोवाइड कराएंगे। देन स्पेशियस कैफेटेरिया जो कैंटीन्स है, ऑफरिंग वेराइटी ऑफ गुड फूड, हेल्दी फूड होना। फिर अरण्य करके यहाँ पे एक मिनी फॉरेस्ट भी उन्होंने अपने कैंपस के अंदर प्लान किया, दैट प्रोवाइड अ ट्रैंक्विलाइज स्पेस फॉर एम्प्लॉय टू अनविंड द कनेक्ट विथ नेचर। तो नेचर के साथ भी आपका यह कनेक्शन, तो होलसेल ये कि वर्क इफिशिएंट आपका बढ़ाने एंड इको फ्रेंडली, नेचर फ्रेंडली यहाँ पे कैंपस उन्होंने यहाँ पे बनाया है। तो देखिए गूगल के जो सीईओ है वो है सुंदर पिचाई। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, Which bank get the Reserve Bank of India go ahead set up ब्रांच इन गिफ्ट सिटी। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये देखते हैं कि गिफ्ट सिटी क्या होती है। गिफ्ट सिटी क्या होती है ये चीज हमें पहले समझना चाहिए। तो गिफ्ट सिटी के बारे में मैं पहले आपको बता दूं कि गिफ्ट सिटी ये गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी इंटरनेशनल ब्रांचेस होते हैं किसी चीज के, अगर कोई यहाँ पे बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आ रही है, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, पहले तो सबसे पहले हम गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म समझ लेते हैं। तो ये होता है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ठीक है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसको हम गिफ्ट सिटी भी बोलते हैं। ये सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है गांधीनगर के अर्बन अहमदाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन में जगह में है ये। यहाँ पे बहुत सारे जो इंटरनेशनल कंपनीज है, इंटरनेशनल ब्रांड्स है, या जो बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, गवर्नमेंट के भी कुछ यहाँ पे जो इंटरनेशनल ट्रेड है उससे रिलेटेड जो भी ऑफिसेस है वो यहाँ रहते हैं, ताकि यहाँ से उनके ट्रेड चले। बहुत सारे मीटिंग्स होते हैं, ये जो आप देख सकते हो तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेज है। ठीक है, तो टोटली अगर हम यहाँ पे लमसम बात करें तो है कि इंटरनेशनली ट्रेड से रिलेटेड इंटरनेशनल ब्रांड, इंटरनेशनल जो भी एटमोस्फियर है वो यहाँ पे क्रिएट कर दिया जाए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसी कौन सी बैंक है जिसे ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि भाई आप अपनी ब्रांच जो है वो गिफ्ट सिटी में ओपन कर सकते हो, ताकि आपके भी जो आर्थिक व्यवहार है वो इंटरनेशनल लेवल पे चले। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का पहला इंटरनेशनल ब्रांच जो होने वाला है वो होने वाला है गिफ्ट सिटी में। ठीक है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैज रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू एस्टैब्लिश एन इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज सेंटर IFSC बैंकिंग यूनिट एट गिफ्ट सिटी इन गांधीनगर गुजरात। दोस्तों ठीक है, अब देखिए महाराष्ट्र बैंक के बारे में हम थोड़ी सी जानते हैं कि हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है। ये जो बैंक हुआ था ये फाउंड कब हुआ था, काफी पुराना बैंक है दोस्तों, सितंबर 16 1935 1935 में। MD एंड CEO ऑफ दिस बैंक इज नीधू सक्सेना एंड टैगलाइन है वन फैमिली वन बैंक। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखिए ये बहुत ही शानदार जो मिशन है हमारे भारत की ओर से, जैसे इसरो चंद्रयान 1 2 3 ये जो भी हमने लॉन्च किया, उसके बाद हम एक ऐसा प्रोजेक्ट यहाँ पे ला रहे हैं जिसका नाम है मत्स्य 6000। ठीक है, तो ये इंडिया का डीप सी मिशन होने वाला है। ठीक है, डीप सी मिशन होने वाला है, इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी बना रही है दोस्तों। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट किस नाम से हो रहा है, मत्स्य 6000 सबमर्सियल,
जो समंदर के अंदर जाके जो भी मराइन लाइफ लाइन है, मराइन बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, उसको एक्सप्लोर करेंगी, उसके ऊपर रिसर्च होगा, उतने डेप्थ में जाके स्टडी होगी कि ओशियन के नीचे भी क्या कैपेबिलिटीज है, क्या चांस है, और वहां से हम 3 जो लोग हैं, मतलब मैन मिशन रहने वाला है इस, जैसे कि आप देख सकते हो समुद्रयान, इस प्रकार का ये जो यान है तैयार हो चुका है और इसका टेस्टिंग हाल ही में कंफर्म हो चुका है कि यस वी कैन नाउ, हम उसके लिए तैयार है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक और यू देखते हैं कि ये जो मत्स्य 6000 है, ये कॉम्पैक्ट सबमर्सिबल टाइप यहाँ पे मशीन रहने वाली है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। कोई अगर पूछे तो ये किससे रिलेट है, तो ये डीप सी ओशियन मिशन है। ठीक है, इट कैन अकोमोडेट 3 पर्सनल, मतलब 3 लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। फ्रॉम ये टाइटेनियम से बनी हुई बॉडी है। ठीक है, जो भी ये मटेरियल आपको दिखता है ये टाइटेनियम से बना हुआ मटेरियल। ठीक है, अब ये विथ एंड एक्सट्रीम अंडर वाटर जाने के लिए कैपेबल है, पानी का बहुत गहराई में प्रेशर ये झेलने को तैयार है। ठीक है, अब ये सबमर्सिबल जो इक्विप्ड है, इसके साथ कई सारे संसाधन, यहाँ पे वैरायटी ऑफ सिस्टम भी लगे हुए हैं। ठीक है, जिसमें इंक्लूडिंग बैलर्ट्स फॉर डाइविंग के लिए यहाँ पे बैलर्ट्स है, थ्रस्टर्स है मूवमेंट्स के लिए, आगे पीछे अगर हमें समंदर में डीप जाना है, आगे पीछे जाना है, उसके लिए थ्रस्टर्स लगे, एडवांस कम्युनिकेशन टूल्स लगे हैं, ताकि हम समुद्र के अंदर जितनी भी रिसर्च हो सकती है, जितने भी हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है, उसे काफी हम अपने हेड ऑफिस तक पहुंचा सके। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैंपेन लॉन्च किया गया था दोस्तों, डोनेट ऑर्गन एंड सेव लाइफ इनिशिएटिव। ये कौन से रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड द डोनेट ऑर्गन एंड सेव लाइफ इनिशिएटिव। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है आईसीसी, बीसीसीआई, फीफा एंड एआईएफएफ। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ये है बीसीसीआई। ठीक है, क्रिकेट बोर्ड जो हमारा भारत देश का है उसने। तो डोनेट ऑर्गन एंड सेव लाइफ ये कैंपेन अगर कभी पूछे आपको तो सीधा इसका आंसर रहेगा बीसीसीआई। चलिए बढ़ते आगे दोस्तों, अब देखिए रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज गिवन परमिशन टू किल नीलगाय। ठीक है, अब ये देखिए किसी एनिमल को मारने के लिए गवर्नमेंट ने परमिशन दी है। ठीक है, अब वो कौन सा स्टेट है, पहला ऑप्शन है हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो आपका सही ऑप्शन होने वाला है दोस्तों हरियाणा। हरियाणा राज्य में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली रिड्यूस ह्यूमन और मैन, मतलब मानव और जो प्राणी है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट और प्रिवेंट डैमेज टू एग्रीकल्चर। तो भारी मात्रा में इनकी जो संख्या है वो बढ़ गई थी और एग्रीकल्चर को यहाँ पे नुकसान हो रहा था। तो इस जो पॉइंट ऑफ व्यू से है गवर्नमेंट ने यहाँ पे, हरियाणा गवर्नमेंट ने जो अभी अभी यहाँ पे न्यू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन रूल के तहत यहाँ पे किलिंग टू मेल नीलगाय। ठीक है, तो मेल नीलगाय जिनको ब्लू बुल्स भी बोलते हैं उन्हें मारने का यहाँ पे आदेश दिया है। तो याद रखिए प्राणी नीलगाय है जिनको ब्लू बुल्स भी बोलते हैं। ठीक है, हरियाणा गवर्नमेंट ने यहाँ पे ऐसे आदेश दिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब देखिए पंचायत डिसोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट जो एक आई है वो कौन रिलीज करता है। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री रिलीज करती है, आपके ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो इसका सही आंसर होने वाला है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज इसका सही आंसर होने वाला है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। देखिए द पंचायत डिसोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट असेस द स्टेटस ऑफ डिवोल्यूशन। ठीक है, डिवोल्यूशन ऑफ पंचायत्स, ठीक है, इन स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, ठीक है, 2024 जो अभी हाल ही में 25 में रिलीज हुई है, कर्नाटक ऐसा जो राज्य है उसने फर्स्ट रैंक हासिल किया है यहाँ पे पंचायत डिसोल्यूशन इंडेक्स में। ठीक है दोस्तों, तो ये बात रही। अब पंचायत राज मिनिस्टर्स कौन है, ठीक है, श्री राजीव रंजन सिंह आका और ललन सिंह जी। ठीक है, अब देखिए कुछ यहाँ पे अदर इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स भी है। ठीक है, उसका हम एक ओवरव्यू देख लेते। देखिए वैश्विक नवाचार सूचांक में हम 39 नंबर पे है, टॉप पे स्विट्जरलैंड है। हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 की बात करें तो टॉप पे फिनलैंड है, हम 126 नंबर पे। ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करें तो हम 116वें नंबर पे है, टॉप में आइसलैंड है जिसने जेंडर गैप रिपोर्ट में भी टॉप किया है, हम 129th रैंक पे है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स पे हम 38th पोजीशन पे है, टॉप में सिंगापुर है। फ्रीडम प्रेस इंडेक्स में हम 159th रैंक पे है, टॉप पे नॉर्वे है।
वैश्विक भूखमरी वर्ल्ड फूड हंगर का अगर हम बात करें तो हम 105 रैंक पे है, ठीक है। वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक में हम एक 176 रैंक पे है, ठीक है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम 84 नंबर पे है। अगर हम यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक की बात करें तो हम 39 नंबर पे है। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स की अगर हम बात करें तो 49 नंबर पे है। और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में हम 96 नंबर पे टॉप पे है डेनमार्क। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। वेयर द 8th नेशनल इंडियन ओशियन, ठीक है, वेयर द 8th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2025 इज हेल्ड, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ओमान, ठीक है। तो ओमान में 8वीं भारतीय समुद्र कॉन्फ्रेंस जो ओशियन कॉन्फ्रेंस होनी है वो 2025 की यहाँ पे ओमान में हो रही है दोस्तों। चलिए ओमान के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि राजधानी है इसकी मस्कट, ठीक है, मस्कट इसकी राजधानी है। करेंसी ओमान की है रियाल, और यहाँ के सुल्तान, यहाँ के जो किंग है उनका नाम है हैतम बिन तारिक अल सईद, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूएई के बाद अरेबियन सी में ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको ओमान कंट्री है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहे दिनांक जो 20 फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक और स्टडी ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि डेली हमारे करंट अफेयर्स की जो डेली करंट अफेयर वीडियो है ये आपको नोटिफिकेशन में दिखे। एंड दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपको इस लेक्चर या हर लेक्चर की फ्री पीडीएफ्स अवेलेबल होनी चाहिए तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखी है। एंड जैसे ही आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाओगे आपको हर लेक्चर्स के फ्री पीडीएफ्स वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में है, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।